नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा प्रदेश में डायल 112 हरियाणा आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली का शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है और इसकी वजह प्रदेश की जनता में विश्वास भी बढ़ा है। यानी कि ये सबसे बड़ी वजह बना है जिसकी वजह से जनता में एक भरोसा बना है और अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। सूबे के गृहमंत्री अनिल विज ने डायल 112 की सफलता के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि 112 डायल करिए और सुरक्षित रखिए। हरियाणा में लोगों को 24 घंटे सुरक्षा देने के मकसद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 हरियाणा की शुरुआत 13 जुलाई से की थी, जिसका फायदा प्रदेश के लोगों को भी भरपूर मिल रहा है। डायल 112 हरियाणा आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत होने से एक और जहां अपराधियों में भय का माहौल पैदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं 600 से ज्यादा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स यानी ERV के जरिए 15 से 20 मिनट की समय अवधि में जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं डायल 112 की सफलता पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस नई पहल के बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ERV की वजह से प्रदेश में पुलिस प्रेजेंस बढ़ी है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का भाव मजबूत होने के साथ साथ अपराधी और असामाजिक तत्वों में भय पैदा हुआ है। नए सिस्टम से नागरिकों को आस भी बन गई है कि अगर आपात स्थिति में 112 पर सूचना दी तो सुरक्षा के साथ साथ आरोपित भी पकड़े जाएंगे। डायल 112 हरियाणा से लोगों को समय पर पहुंचाई जा रही मदद से एक तरफ जहां लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली में भी काफी पारदर्शिता आई है। 12 जुलाई को हमने डायल 112 सर्विस आरंभ की थी, जिसमें लगभग 600 वाहन हमने कॉल सेंटर से कनेक्टेड और बाकायदा उसमें वीडियोग्राफी और बाकी सब सुविधाएं हमने उसमें दी थी। हमने इमरजेंसी का सामान भी उसमें दिया था। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पहले 1000 घंटों में आई कुल कॉलों में से 66,861 कॉल उन लोगों की थी जिन्हें मदद की आवश्यकता थी, जिनमें से 56,113 इमरजेंसी वाहनों को सहायता के लिए घटनास्थल पर भेजा गया और उनकी मदद की गई। 1000 घंटे हमें पूरे हो गए हैं इस सेवा को चलाए और इस 1000 घंटे में हमने 56,113 लोगों की सहायता की है। बहुत कामयाब हो रही है। हर आदमी को लग रहा है कि पुलिस हर वक्त मेरे साथ है। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डायल 112 हरियाणा की कई सक्सेस स्टोरीज भी सामने आई हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने दी और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आई हैं। जैसे दिल्ली से कोई कार अगवा हुई, उन्होंने 112 पे डायल करा, झज्जर में हमारे आदमियों ने पकड़ लिया उसको। उसी प्रकार से राजस्थान में किसी बच्चे को अगवा करके भागे थे चोर, उन्होंने डायल 112 पे फ़ोन किया तो उसको हमने हरियाणा में घुसते ही हमारी टीम ने उनको पकड़ लिया और उनसे बरामदगी भी की है। ऐसी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इसकी आ रही हैं। वहीं गृह मंत्री ने बताया कि हरियाणा पुलिस की ओर से हरियाणा 112 हेल्पलाइन के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर कॉलर तक पहुंचने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन ERV पर तैनात पुलिस कर्मियों ने औसतन 16 मिनट 28 सेकंड में पुलिस मदद पहुंचाकर सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को सार्थक किया है। हमारा जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, अभी तक हमने इनिशियली जैसे कहा था कि 15 या 20 मिनट में हमारी जो 112 है पहुंच जाएगी, जो एवरेज हमने निकाली है वो 16 मिनट की आई है और इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि महिलाओं को 112 का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। स्कूल, कॉलेज,
बाजार जैसे स्थानों पर जहां ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तो वो सीधे डायल 112 कर सकती हैं। इससे पुलिस सीधे घटनास्थल पहुंचकर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। महिलाओं को दो तलाक महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि अगर कोई घटना हो गई तो थाने तक जाना या कुछ करना। आजकल मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास है, तो अब वो 112 डायल करती हैं और तुरंत हमारी जो पुलिस है, वो हमारी गाड़ी है जो 112 है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। 112 डायल करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन सभी मामलों में डायल 112 हरियाणा की टीम ने पेशेवर तरीके से ऐसे सभी मामलों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पीड़ितों की तय समय में मदद की। हरियाणा पुलिस राज्य भर के निवासियों को त्वरित और कुशल आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में कृषि विभाग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। इस बैठक में दिल्ली के बड़े कारोबारियों ने भी शिरकत की है। बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत की और बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोनीपत के सिरसा गांव में मसाला और ड्राई फ्रूट्स मंडी बनाई जाएगी। बैठक के दौरान दिल्ली के कारोबारियों से मंडी में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। फिलहाल सरकार 16 एकड़ पर मंडी विकसित करना चाहती है, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ने पर मंडी का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, जिसके और जमीन का अधिग्रहण भी हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी पर भी निशाना साधा। हरियाणा सरकार का सोनीपत के पास सिरसा गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मसाला और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट डेवलप करने का इरादा है। उसी संदर्भ में आज दिल्ली के होलसेलर थे, यूनियन के प्रधान जो मार्केट के हैं, उनको बुलाया था। उनसे चर्चा की कि उनको किस साइज़ की दुकान चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, ट्रांसपोर्ट की, पार्किंग की, आने जाने की, और उनसे चर्चा अच्छी हुई है और उन्होंने रुचि दिखाई है कि वो जो दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल करके एक आधुनिक मार्केट अगर हरियाणा में बनेगी तो उसमें आने के लिए वो तैयार हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में जिस तरह से हम कन्नौर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सब्जी और फल मंडी बना रहे हैं, यहाँ पर सिरसा में मसाला मंडी, ड्राई फ्रूट्स की मंडी बना रहे हैं, वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज का हमारा पहले से हब है, गुड़गांव में हम फूलों की मंडी बना रहे हैं। ये चीज़ इस तरह की मंडियाँ बना के हमारे जनता के लिए भी हितकारी है और ख़ासकर किसानों का इसका बहुत फ़ायदा हो। अभी तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हमारा चर्चा ये हुई है कि डिज़ाइन उनकी मर्ज़ी से बनाए और सुविधाएं क्या क्या चाहिए, 1-2 मीटिंग और होगी और बहुत जल्दी मंडी जो है डेवलप होकर के हम जो दिल्ली के बड़े बड़े व्यापारी हैं जो करोड़ों का कारोबार करते हैं उनको आकर्षित करेंगे और हरियाणा के अंदर ये व्यापारी आएंगे। अभी तो हमारे पास 16 एकड़ ज़मीन है सिरसा गांव में और 10 एकड़ और पास में ज़मीन है और ज़रूरत के हिसाब से ज़मीनें हम ई भूमि के माध्यम से और भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए यही एक खबर है कि कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, कुमारी शैलजा या एक आध पक्ष और है, वो एक जगह भोजन कर लेते, इकट्ठे हो जाते हैं। ये बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ, वरना तो हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा करना हाईकमांड के लिए एक बड़ा विषय होता है। और जो विधानसभा में इन सारे मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है, सारे काम जनहित में हमने किए हैं और हरियाणा के विकास के लिए जो भी बिल पास करना पड़ेगा वो हम करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानसून सत्र की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मानसून सत्र के दौरान 3 दिन में 15 घंटे 34 मिनट चर्चा हुई और सदन में 11 विधेयक पारित हुए। उन्होंने बताया कि 42 सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान समस्याएं और विचार रखे। चर्चा में बीजेपी के 12, जेजेपी के 6, कांग्रेस के 18 और 6 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया। सत्र में सत्ता पक्ष को 107 मिनट, विपक्ष को 217 मिनट और निर्दलीय विधायकों को 22 मिनट का समय दिया गया। वहीं जनता टीवी ने
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने मानसून सत्र की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है और इस 3 दिन के मानसून सत्र में कितना समय सत्ता पक्ष को मिला, कितना विपक्ष को मिला, कितना बिजनेस जो है वो सदन की कार्यवाही में हो पाया, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, 3 दिन का मानसून सत्र रहा, कितनी जो है वो आप इसमें जो बिजनेस कर पाए, कितना जो है वो समय सत्ता पक्ष को दे पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सत्र को ठीक ढंग से चलाने में भरपूर सहयोग दिया। जहां तक कार्य का बात है कि इस सत्र के अंदर जो हमने कार्य किए उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था कि सरकार की तरफ से 11 बिल जो हैं इस सत्र के अंदर पेश किए गए और पहली बार ऐसा हुआ कि बिल जो है वो पहले टेबल किए गए और उसके 2 दिन के बाद चर्चा होने के पश्चात वो पास हुए। पहले अक्सर ये होता था कि बिल उसी दिन टेबल होता था, उसी दिन उसको पास कर दिया था, तब विधायकों को बिल के ऊपर पढ़ने का समय नहीं मिलता था। हमने ये व्यवस्था की कि विधायक जो हैं वो उसके ऊपर पढ़ करके आ सके, इसलिए उनको बिल पहले मिलना चाहिए, बिल की कॉपी मिलनी चाहिए और उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। और जो मैं समझता हूँ कि बिलों के ऊपर जो चर्चा हुई है उसका समय जो है मेरे पास है, जो 11 विधेयक है और इन पर 7 घंटे 43 मिनट चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अच्छी जो शुरुआत है। और इसके अलावा जो कॉल अटेंशन मोशन थे, 6 कॉल अटेंशन मोशन हमने की कर लिए। वैसे 44 कॉल अटेंशन मोशन आए थे, क्योंकि नियम के मुताबिक एक दिन में 2 कॉल अटेंशन मोशन लिए जा सकते हैं और जो कॉल अटेंशन मोशन नियमों के मुताबिक थे और त्वरित विषय के थे, करंट विषय के थे, वो हमने लिए। और उसके ऊपर भी जो हमने जो टाइम लगाया उसके ऊपर जो समय था 6 घंटे 9 मिनट तक इन कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि बिजनेस की दृष्टि से और उसके अलावा जो क्वेश्चन थे, प्रश्न काल जो था, 120 जो प्रश्न जो थे वो 60 तारांकित और लगभग 60 जो है अतारांकित जो हैं वो प्रश्न जो हैं इस सत्र के अंदर लिए गए। और सबसे बड़ी बात, अब की बार हमने एक नई जो शुरुआत की है वो है 0 आवर की। 0 आवर की व्यवस्था आज तक ना तो हमारे इसमें नियमों में है और ना ही कोई ऐसी परंपरा विधानसभा के अंदर पहले यहाँ पर रही है। लेकिन हमने इस परंपरा को शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपनी बात विधानसभा के अंदर रख सकें। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि इस 3 दिन के अंदर 47 जो हैं विधायक, उन्होंने इस जो 0 आवर के अंदर अपनी अपनी बात रखी है। शून्यकाल आपने शुरू किया, एक अच्छी परंपरा है, एक नई परंपरा को आपने शुरू किया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि शून्यकाल शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसमें जो चर्चा है वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसमें विधायक अपनी समस्या बता रहे हैं। विपक्ष के नेता का ये कहना है कि जो ये शून्यकाल है इसमें त्वरित और ज्वलंत कोई मुद्दा है प्रदेश का, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास है। त्वरित मुद्दा जो है वो कॉल अटेंशन मोशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और हमने वो कॉल अटेंशन मोशन का 1 घंटा उसके लिए अलग से रखा है और 1 घंटे से भी 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक उसके ऊपर चर्चा हुई है। जो त्वरित मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने अलग से चर्चा कराई है। और जहां तक 0 आवर की बात है, आप किसी भी विधायक को ये कैसे रोक सकते हैं कि वो अपनी बात ना कहे?
हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप अपनी विधानसभा की समस्या रखो या अपने कोई अलग कोई जो विषय रखो। हमने कहा कि जो भी विषय किसी भी हमारे सम्मानीय विधायक ने रखना है वो इस यहाँ रखे। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन का है, कुछ विधायकों ने किसान आंदोलन की बात भी की है और कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बात की है, कुछ जो उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो हर विधायक ने अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार इस 0 आवर के अंदर अपनी अपनी बात कही है। और मैं समझता हूं कि किसी भी विधायक को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये बोलना चाहिए। आपके पास समय होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, जो दोनों तरफ से बीजेपी जेजेपी सत्ता पक्ष है, कांग्रेस विपक्ष है और निर्दलीय है, क्या इस बार की मानसून सत्र की कार्रवाई में कितने मिनट किनको मिले या कितने मिनट किनको मिले, ये कोई समय हमने बनाया है सर? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये समय है जो अब की बार कुल जो कार्रवाई है 15 घंटे 34 मिनट कार्रवाई हमने पूरी इसके अंदर चली है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे शून्यकाल और जो विधेयकों पर चर्चा सत्ता पक्ष से भी 2 गुना समय हमने विपक्ष के साथियों को दिया है। सत्ता पक्ष को 107 मिनट और विपक्ष को 217 मिनट, निर्दलीयों को 22 मिनट। और इसके अलावा देखिए, बीजेपी के 12 सदस्य, जेजेपी के 6 और कांग्रेस के 18 और इंडिपेंडेंट 6, कुल 42 जो हमारे माननीय विधायक हैं इन्होंने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है। और मैं समझता हूं कि जो जैसा मैंने बताया 6 घंटे 49 मिनट जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लगे हैं, इसके अलावा जो 7 घंटे 43 मिनट जो हैं बिलों को पास करने पर लगे हैं। मेरा ये कहना है कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा समय विपक्ष को हमने दिया है। फिर भी अगर वो ये बात कहते हैं कि हमें कम समय दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी ओर एक बार मुझे बड़ा आश्चर्य जब होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे कि समय बढ़ाया जाए, समय इसको बढ़ाने का भी आग्रह उन्होंने किया। लेकिन मैंने जो आंकड़े देखे हैं, जब वो सरकार में थे, जो मुख्यमंत्री थे, 2005 से लेकर के 2009 तक जो कुल 70 हुए वो 12 हुए, और जो 70 सीटिंग हुई 70 सीटिंग हुई। और 2009 से 2014 जहां वो बढ़ाने की बात करते हैं, वो वहां पर सेशन जो है 12 की बजाय 11 हो गए, और जो सीटिंग जो पहले 70 थी वो 56 सीटिंग हो गई। 2009 से लेके 14 तक 56 सीटिंग सिर्फ उन्होंने की। और हमने 2014 से 2019 तक हमने 15 सेशन किए, उन्होंने 11 किए थे। हमने 84 सीटिंग की, उन्होंने 56 सीटिंग की। तो उनसे 1.5 गुना सीटिंग हमने की हैं और हमने उसको समय को बढ़ाया है। अभी 2019 से 2021 1.5 साल का समय हुआ है, 6 सत्र हम कर चुके हैं और 31 सीटिंग कर चुके हैं। तो जहां तक समय बढ़ाने की बात वो करते हैं, तो पहले उनको अपने उसमें झांक कर देखना चाहिए कि भी वो क्या करते रहे हैं, और अब जब उनका समय था उन्होंने क्यों बढ़ाया, कितना बढ़ाया, वो लोगों को ये भी तो बताएं। उन्होंने तो बढ़ाने की बजाय कम करने का काम किया। तो सर अंतिम सवाल है मेरा, मॉनसून सत्र 3 दिन का था, विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि अवधि कम थी, हम तमाम मुद्दों पर बात नहीं कर पाए। आपने सिलसिलेवार समयबद्ध तरीके से बता दिया कि विपक्ष को आपने ज्यादा समय दिया है सत्ता पक्ष के मुकाबले में। तो आप क्या समझते हैं सर, स्पीकर की चेयर पर आप बैठकर क्या समझते हैं कि जनहित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी? पब्लिक के लिए जिसके लिए जनप्रतिनिधि को चुनकर पब्लिक भेजती है, उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष गंभीरता के साथ चर्चा करता हुआ नजर आया? नहीं, देखिए अब की बार जो जिस प्रकार से जो सरकार की तरफ से बिल आए, प्रस्ताव आए, उनके ऊपर लगभग 7 घंटे साढ़े 7 घंटे चर्चा हुई है और एक सकारात्मक चर्चा हुई है। बिल सरकार का है, बिल सरकार के अंदर कोई
कमी है, खामी है, वो विपक्ष ने बताने का काम किया है। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंदर जन समस्याओं को उठाने का काम किया और जन समस्याएं उठा करके सरकार के ध्यान में आए, ये विपक्ष का काम है और वो किया है। और इसके अलावा सभी हमारे विधायकों ने, सम्मानित विधायकों ने अपनी अपनी बात भी रखी है। तो सत्र का मतलब ये होता है कि हम अपने जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं या कुछ त्वरित मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर सदन के अंदर विचार कर सके। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो हमने नई एक परंपरा शुरू की है, 0 आवर की परंपरा शुरू की है, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। उसको ज़्यादातर जो विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने मानसून सत्र की 3 दिन की अवधि की पूरी जानकारी दी है। विस्तृत ब्यौरा एक तरह से स्पीकर साहब ने दिया है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा समय विपक्ष को चर्चा के लिए दिया गया है। साथ ही उन्होंने 2005 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 9.5-10 साल तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की सरकार थी, उसमें जो विधानसभा के सत्र हुए उनका भी लेखा जोखा रखा है। साथ ही 2014 से लेकर 2019 और उसके बाद 2019 से लेकर अब, यानी करीब 1.25 साल का जो कार्यकाल है, इसका भी ब्यौरा दिया है। और ये कहा है कि जो सिटिंग है या फिर मॉनसून सत्र की अवधि है या फिर बजट सत्र है, तमाम जो सत्र हुए हैं उसमें मौजूदा सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय सत्र के लिए दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह है कि 1 सितंबर से, यानी कि 1 सितंबर से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली 4वीं और 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला हुआ है। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों के लिए विभाग की ओर से जारी एसओपी की अनुपालना करते हुए कक्षाएं लगाई जाएंगी और इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक अपने माता पिता के पूर्व अनुमति के साथ स्कूल आने की इजाजत होगी। हाँ, देखिए, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि जब हमने 6ठी से 12वीं तक की क्लासें खोली, तब मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी समीक्षा करा रहे और जिस प्रकार की परिस्थिति है उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। अभी जो हमारे स्कूल चल रहे वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट आई नहीं है। तो अब हमने निर्णय लिया कि 4वीं और 5वीं क्लास हम 1 सितंबर से तो शुरू करने जा रहे हैं और अगर ये सारा कुछ ठीक से चलता रहा तो फिर अगली जो क्लास है उसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। तैयारियाँ बिल्कुल वैसी हैं जैसे पहले हमने 6ठी से 12वीं तक की तैयारियाँ थी, उसी प्रकार से, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है वो उसी प्रकार से बना के रखेंगे। किसी भी क्लासरूम में भी इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे और सैनिटाइज की बात है और उनका जो टेम्परेचर चेक करने की बात है, फिर मास्क लगाने की बात है, सारी चीज़ों में पूरा उसी प्रकार से फोकस रहेगा। तो सर ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चलेंगी? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चलेंगी और इसमें छूट है सभी को। जैसे 6ठी से 12वीं तक की छूट थी, इसमें भी उसी प्रकार की छूट है। अगर अभिभावक चाहते हैं तो बच्चे को भेज दें और अभिभावक नहीं चाहते हैं तो कोई उसमें दबाव नहीं है, कोई उसके एब्सेंट लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, आ सकता है। हाँ, देखिए, ऐसा बहुत से जो विशेषज्ञ हैं या जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनकी तरफ से कई बार इस प्रकार से शंकाएं जाहिर की जा रही है या लिखा जा रहा है अखबार में कि 3rd वेव जो है वो आ सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम 3rd वेव की इंतजार नहीं कर सकते और अगर ऐसी परिस्थितियां बढ़ती हैं तो हमारे लिए बच्चों की हेल्थ नंबर 1 पे है। हम तुरंत उस पर उसी टाइम निर्णय लेंगे। अगर कहीं भी इस प्रकार का हमें शंका जरा भी नजर आएगी तो निश्चित तौर पर उस पर निर्णय लेंगे और बच्चों की हेल्थ पहले है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नूंह में दर्ज जबरन धर्मांतरण मामले के आरोपी अबू बकर और उसके साथी शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जबरन धर्मांतरण मामले की तहकीकात के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF गठित कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रोजका में पुलिस थाना में मनोज नाम का व्यक्ति 21 अगस्त 2021 को उसने FIR दर्ज कराई कि अबू बकर ने उसका जबरन धर्मांतरण कराया है और इसी तरह 22 अगस्त 2021 को देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने नूंह के पुलिस थाने में
एफआईआर दर्ज कराई कि अबू बकर और उसके साथी ने उसका भी जबरन धर्मांतरण करवाया। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही मामले अब स्पेशल टास्क फोर्स को ट्रांसफर कर दिए गए, जो इन मामलों को और इससे जुड़े मामलों की पूरी तहकीकात करेगी। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन पर आधारित होने वाली फिल्म सिंह सूरमा के बारे में जानकारी दी है। देखी होगी, लेकिन अब आप सिंह सूरमा देखने के लिए तैयार हो जाइए, चूंकि हॉकी के भारत की टीम के कैप्टन रहे और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह के जीवन पर दूसरी जो मूवी है वो सिंह सूरमा जल्द बनकर जो है वो रिलीज होगी। और इस मूवी में संघर्ष की कहानी जो है वो दिखाई जाएगी, चूंकि व्हील चेयर से मिनिस्ट्री चेयर तक का सफर कैसा रहा, किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन तमाम चीजों को आप जो है वो रियल लाइफ के माध्यम से रियल लाइफ देखेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह सर। एक दूसरी मूवी जो है वो सिंह सूरमा जो है वो जल्द आने की तैयारी है। आपके जन्मदिन के मौके पर आपने पोस्टर जो है उसका शेयर किया है, क्या खास रहेगा सर? देखिए, सूरमा बचपन से लेके एक अर्जुन अवार्ड तक की कहानी है, लेकिन सिंह सूरमा जो है जो अभी हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमेशा मेरा यही टारगेट रहेगा जिससे कि यूथ जो है इंस्पायर भी हो और अपने गोल को चुने और उसको टारगेट बनाकर उसको अचीव करे। तो सर, जो पिछली जो आपकी मूवी थी सूरमा, उसमें जिस तरीके से स्टार कास्ट जो थी उसमें जो है वो दिलजीत दोसांझ ने काम किया, तापसी पन्नू ने काम किया, अंगद बेदी ने काम किया, प्रोड्यूसर जो है वो उसके दीपक रहे। इस बार स्टार कास्टिंग को लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, अभी कास्टिंग के ऊपर हम नहीं आए, लेकिन स्टोरी जो है वो उसके ऊपर काम चल रहा है। और सबसे मेन स्टोरी होती है, जब स्टोरी एक आपकी अच्छी स्टोरी लाइन बन जाती है, स्टोरी बन जाती है, तो उसके बाद कास्टिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो मुझे यही है कि हमारी पहले स्टोरी अच्छी जो लिखी जाए, क्योंकि फेयर और आपकी जर्नी को दर्शाए वो स्टोरी बहुत जरूरी है। सिंह सूरमा में आपने कहा कि युवाओं को मोटिवेशन के लिए जो है वो एक तरह का एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए जो है वो आप स्क्रिप्ट जो है वो। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।